गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी और ये है हमारी हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पाठ 6 जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। बच्चों, इस पाठ में चिट्ठी के सफ़र का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है कि कैसे चिट्ठी का निर्माण हुआ, चिट्ठी पहले कैसे भेजी जाती थी। पहले के ज़माने में आप जानते हो बच्चों, चिट्ठी का बहुत महत्व हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना टेलीफोन की व्यवस्था थी, ना कोई दूरसंचार केंद्र होते थे। अब तो आप आज के समय में हम लोग किसी को भी कोई सूचना देनी होती है या किसी से कोई बात करनी होती है तो जल्दी से फ़ोन लगाया और बात कर लेते हैं, लेकिन पहला ऐसे नहीं था। पहले किसी को कोई सूचना देनी होती थी या किसी को अपनी कोई बात कहनी होती थी तो वो उसका क्या माध्यम था? चिट्ठी। चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई, चिट्ठी को हम कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर उसके साथ उसको कैसे किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ये सब बात हम पढ़ेंगे इस पाठ में, यानी चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। अब ये देखिए 10-12 साल, चिट्ठी के सफ़र को कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए। हमने बहुत से पत्र लिखे हैं, उन्हें पढ़े भी हैं। उस पर आपने देखा है चिट्ठी होती है, चिट्ठी के ऊपर ठीक ठीक पता और नाम लिखा होना चाहिए। अब जब तक इस पे नाम और पता नहीं लिखा होता है कोई भी चिट्ठी किसी निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है। अब ये प्रश्न हो रहा है कि आखिर चिट्ठी पर क्यों डाक टिकट लगाया जाता है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। अब जो चिट्ठी पर पता लिखा जाता है उसके पूरे और ठीक पते से क्या मतलब होता है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। अब हमें कोई संदेश है, चिट्ठी को पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे संदेश होते हैं जिसे हम जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये संदेश जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। अब एक चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसके पहुंचने पर क्या असर पड़ता है कि इनके कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से जो उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। क्या बच्चों आपको पता है कि चिट्ठी के ऊपर कोई पता या चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है? ये और उन लोगों को तो ज़रूर पता होता है ये बात जिन्हें डाक टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो इससे संबंधित सभी जानकारियां हासिल करते हैं। अब देखिए ये चिट्ठी, यहाँ पर बच्चों ये चित्र है, इस चित्र में ये चिट्ठी दी गई है और यहाँ पर ये पुरानी चिट्ठी है और ये जो आज के ज़माने में हमारे वर्तमान समय पर जो चिट्ठी लिखी जाती है ये उसका चित्र आपको दिया गया है। अब इस चित्र पर लिखा है कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। अब यहाँ पर पता कैसे लिखा है कि महात्मा गांधी आप जहाँ हो वहाँ, और आज के पते में देखिए पहले लिखते हैं हम जिसके नाम को जिसके लिए चिट्ठी भेजी गई है। जैसे रमेश को चिट्ठी लिखी गई है तो हम पहले क्या लिखेंगे? यहाँ श्रीमान रमेश। फिर लिखते हैं उनके कॉलोनी या उनकी सोसाइटी का नाम और पता, उनके मकान का पता, जैसे प्लॉट नंबर, आप प्लॉट नंबर डालते हो कि प्लॉट नंबर 24 मोदी नगर सोसाइटी गोबरी रोड, ये पता हम लिखते हैं। फिर जिस स्थान यानी जिस जगह, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, अब जहाँ उस चिट्ठी को भेजा जाना है या आप उस चिट्ठी का संदेश जहाँ भेजना चाहते हैं तो उसका उस स्थान का नाम भी हम इस चिट्ठी के पते के ऊपर लिखते हैं। अब ये है बच्चों, यहाँ देखो ये नंबर डला हुआ है 110016,
ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम पिन नंबर। कोई भी चिट्ठी आज वर्तमान समय में तभी पहुंचती है जब हम उस स्थान का पिन कोड नंबर वहां पर डालते हैं, यानी पिन कोड का इसमें अपना एक बहुत महत्व होता है। अब बस देखो यहाँ पुरानी चिट्ठी में इतना ही लिखा गया है, बस जहाँ हो वहाँ, अब कोई भी जो जहाँ होता है वो वहाँ, यानी इतना ही एड्रेस काफ़ी होता है। लेकिन आज इतने एड्रेस से काम नहीं चलता, हम पूरा पता, सोसाइटी का नाम, पिन कोड सब उस चिट्ठी में लिखते हैं, तभी वो चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब वो चिट्ठी देखो कैसे पहुंचती है। अब इस चिट्ठी के पहुंचने का सफर देखो कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। अब देखो दो चिट्ठी देखी थी आपने, एक पुरानी और एक आज के समय पर जो चलती है। पुरानी चिट्ठी पर लिखा था सिर्फ आप जहाँ हो वहाँ, और नई चिट्ठी में लिखा था उसकी इमारत का नाम, संस्थान का नाम, पिन नंबर सभी। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। देखो यहाँ बच्चों लिखा है पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। यहाँ भौगोलिक इकाई का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि घर के नंबर, सबसे पहले हमने उस पते भौगोलिक इकाई समझो, सबसे पहले घर का पता। अब वो चिट्ठी डाकिया लेता है, निकालता है, फिर वो उस पर पता पड़ता है, देखता है कि यहाँ पे घर का क्या पता है, तो वो कहाँ जाती है? पहले घर के नंबर के बाद, फिर घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर उस पर क्या होता है? गली मोहल्ले का नाम, पहले घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर जो उस गांव, कस्बे, शहर, जिस गांव में या कस्बे में या शहर में हमें वो चिट्ठी भेजनी होती है, हम उस हिस्से में उस गांव, शहर या कस्बे का नाम लिखते हैं। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को, अब देखिए हमने पढ़ा था शहर का नाम, शहर के नाम के बाद ये देखिए ऊपर चिट्ठी में हमने देखा था, नीचे अंकों में जो संख्या लिखी थी, पिन कोड मैंने बताया था, फिर हम क्या लिखते हैं उसको? पिन, इसे कहते हैं हम पिन कोड। अंकों में जो नंबर हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं पिन कोड। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। अब देखो आप लोग भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रही हूँ कि हम ये पिन कोड क्यों लिखते हैं, पिन कोड लिखने का क्या मतलब है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। अब देखिए इसकी क्या ज़रूरत होती है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। क्यों? अब देखो पिन कोड का सबसे पहला ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई? क्योंकि कुछ गांव, शहर, कस्बे ऐसे होते हैं कि जिनके नाम एक से होते हैं। जैसे हमारे भी नाम एक से मिल जाते हैं, रमेश उसका भी नाम, रमेश उसका भी नाम, तो हम कैसे पहचानते हैं? उनके आगे लगे सरनेम से। ठीक है, ऐसे ही कुछ शहर, गांव, कस्बों के नाम होते हैं जो एक से होते हैं। अब उसमें डिफरेंस, उन्हें अलग अलग पहचान देने के लिए क्या दिया गया है? उन शहरों या कस्बों को पिन कोड, उनके शहरों और कस्बों के लिए एक पिन कोड निर्धारित किया गया है। ये पिन कोड उस शहर या कस्बे का अपना एक पता होता है। देखो पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि पिन कोड लिखने से उस शहर और कस्बे का एक अपना निर्धारित पता तय होता है, जिससे डाकिये को पत्र छांटने में और उसे उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचाने में आसानी होती है। अब ये देखो पिन कोड की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ दी गई है ये तारीख। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। अब पिन कोड की शुरुआत कब हुई बच्चों? 15 अगस्त 1972 को पोस्टल नंबर योजना के नाम से। किस नाम से? पोस्टल नंबर योजना। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि पिन कोड की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 किस योजना के नाम से? पोस्टल नंबर योजना के नाम से।
जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र में और उन्हें मिली किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब जो गांधी जी पे लिखा पत्र देखा था आपने, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ गांधी जी आप जहाँ हो वहाँ। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास का होता रहा है। यहाँ पर देखो हमें सिर्फ पिन कोड का ही फर्क नजर नहीं आता, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चिट्ठी का भी रूप बदलता गया। जैसे पहले सिर्फ नाम लिखा जाता था तो चिट्ठी पहुंच जाती थी, फिर नाम के साथ जिस व्यक्ति के लिए है उस व्यक्ति का नाम फिर आई, फिर उसके साथ देखा अरे स्थान जगह भी होनी चाहिए तो उसके मकान का नंबर, उस कॉलोनी का नाम वो भी लिखा गया। अब देखा गया फिर आया, फिर कुछ समय आगे बढ़ा तो देखा अरे यहाँ तो बहुत सारे गांव शहर कस्बे बस गए हैं जिनके नाम भी कई एक से होते हैं। अब डाकिया टिकट का कैसे पहुंचाए डाक, उसे कैसे पता चलेगा कि ये कौन से गांव शहर की है? तो जिसके लिए क्या निर्धारित किया गया उस समय की मांग के अनुसार एक पिन कोड नंबर, जिससे डाकिये को डाक पहुंचाने में आसानी होने लगी। बहुत पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे और एक समय तो देखो, एक समय ऐसा भी था, आपने देखा होगा किसी मूवी में दिखाते हैं कि कबूतर के माध्यम से राजा महाराजा क्या भेजते थे संदेश। कैसे भेजते थे? कबूतर के जो गर्दन होती है उसमें एक छोटी सी कागज में उस संदेश को लिख देते थे और कबूतर की गर्दन पर उस संदेश को बांध दिया जाता था और उसे उड़ा दिया जाता था। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। एक समय था जब कोई साधन नहीं थी, उस साधन की कमी में भी लोगों तक चिट्ठी पहुंचती थी और कैसे पहुंचाते थे? पैदल चलकर, क्योंकि उस समय उतना साधन नहीं होता था। उन्हें क्या कहते थे? हरकारों, जो चिट्ठी पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहाँ हरकारे डाक पहुंचाते हैं। देखो यहाँ हरकारे शब्द का प्रयोग यहाँ पर बार बार किया गया है। ये हरकारे क्या है? हरकारे यहाँ पर जो डाकिये के लिए किया गया है। हरकारे का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? डाकिये को। उस समय डाकिये को जो चिट्ठी बांटने का काम करते थे उन्हें क्या कहा गया है? हरकारे। ये हरकारे केवल चिट्ठी ही बांटने का काम नहीं करते थे, उनकी रक्षा भी करते थे। और जो घुड़सवार हरकारे भी होते थे ये क्या करते थे? पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ऐसे नहीं जाया जाता है, वहाँ पर कैसे घोड़ों के माध्यम से उन चिट्ठियों को, उन संदेशों को पहुंचाया जाता है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए। अब देखिए आजकल तो कैसे भी संदेश भेज दो। हम लेके बैठे हैं मोबाइल, हमारे दिमाग में कोई बात आई, हम उसको कहना चाहते हैं तो हम क्या तुरंत मोबाइल खोला, मैसेज बॉक्स में गए, मैसेज टाइप किया, भेज दिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इतने ऐसे माध्यम हो गए हैं कि हम अपने संदेश को आसानी से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखो डाक बांटने में क्या क्या काम लिए जा रहे हैं? हवाई जहाज, पानी के जहाज और भी बहुत से साधन। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। अब देखो वर्तमान समय में जैसे जैसे दूरसंचार व्यवस्था बढ़ी, मोबाइल्स आए, लैपटॉप आए, कंप्यूटर आए, तो इसके साथ साथ चिट्ठी के सफ़र ने भी अपना रूप बदल दिया। अब देखिए वहाँ पर हमें क्या नई सेवाएं मिल रही हैं? मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड, सब तरह की चिट्ठियों का रूप आज हमारे सामने आ चुका है। कबूतरों की दिलचस्पी, कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर
आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। देखो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, गिरहबाज और हुमर, ये कबूतर की प्रजाति के नाम हैं। ये जो दो प्रजाति के कबूतर होते थे पहले, गिरहबाज और हुमर, मोस्टली मुख्य रूप से इन्हीं कबूतरों को प्रशिक्षित कर डाक भेजने या संदेश भेजने का काम लिया जाता था। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह पता कर लेते हैं। अब देखो हमारे दिमाग में बात आती है कि कबूतर कैसे उन जगहों का नाम ढूंढ लेते थे और सही जगह पर अपना पत्र पहुंचा देते थे। ये भी एक सोचने की बात है। कैसे पहुंचाते थे कबूतर? वो कबूतर क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था अच्छी तरह, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो कबूतर उन चिट्ठियों को अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंचा देते थे। बच्चों, ये हमारा पाठ हुआ कंप्लीट। इस पाठ में हमने पढ़ा चिट्ठी के ऐतिहासिक सफर को वर्तमान काल के सफर तक की चिट्ठी कैसे कैसे समय के साथ अपने रूप को बदलती गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ के पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। थैंक यू बच्चों।